नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटीज आउटलुक में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और बात आज सिर्फ दाल की होगी क्योंकि ये शो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं पल्सेस कॉन्क्लेव 2023 की तरफ से। दालों के भावों को अगर देखें तो काफी उठापटक यहां पर देखने को मिली है। विद इन द सेक्टर ही अगर आप देखें तो एक तरफ तुअर के भाव लगातार चढ़ते जा रहे हैं और दूसरी तरफ चना एमएसपी के आसपास भी कारोबार नहीं कर पा रहा। तो क्या है आगे की स्थिति, कैसी रहेगी अवेलेबिलिटी, भाव पर क्या असर पड़ सकता है, इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ शो में जुड़े हैं जी चंद्रशेखर जो कि कमोडिटी एक्सपर्ट हैं और सिराज हुसैन जी जो कि एक्स एग्री सेकी भी रह चुके हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है और शुरुआत इसी बात से करेंगे कि जिस तरह से एग्रीकल्चर एज अ सेक्टर को हमने देखा है, ऑफ कोर्स आने वाले समय में फेस्टिवल्स हैं, शादियां बरकरार हैं, इलेक्शन का साल है, तो बाजार को ये लगता है कि आगे जाके ज्यादातर एसेंशियल कमोडिटी के जो प्राइसेस हैं वो इन कंट्रोल रहने चाहिए और हमने सरकार की तरफ से ये एक कोशिश भी यहाँ पर बरकरार आते हुए देखी है। सिराज जी, आपसे पहले जानना चाहेंगे, और आज जिस तरह से यहाँ पर फूड सेक्रेटरी की तरफ से बयान भी था कि तुअर के भाव यहाँ पर इन कंट्रोल रहने चाहिए, ट्रेडर्स को कहा गया कि जो भी स्टेप्स वो यहाँ पर लेना चाहते हैं लें, लेकिन इंश्योर करें कि यहाँ पर अवेलेबिलिटी हो और भाव यहाँ पर ना चढ़े। कितनी पॉसिबिलिटी है उसकी, किस तरह का ट्रेड है? देखिए, जो सेकेंड एडवांस एस्टिमेट गवर्नमेंट ने रिलीज़ किए हैं उनसे तो बहुत अच्छा इंडिकेशन गवर्नमेंट ने दिया है और ऐसा लगता है कि अगर वेदर अब से लेके अप्रैल तक यानी कि रबी की फसलों की हार्वेस्टिंग तक अगर वेदर ख़राब नहीं होता है तो उम्मीद कर सकते हैं कि जो रबी की फसलें हैं उनका अच्छा प्रोडक्शन होगा। जहाँ तक तूर का सवाल है, वो फसल तो आ चुकी है मार्केट में और उसके बारे में गवर्नमेंट के पास जो भी इंफॉर्मेशन हो, ट्रेड अपनी इंफॉर्मेशन के हिसाब से काम करेगी। तो हम कह सकते हैं कि उसमें काफ़ी कोशिश गवर्नमेंट की ये रहेगी कि तूर के भाव भी ना बढ़ें। चंद्रशेखर जी, आप कैसे देखते हैं सरकार की तरफ से जो भी यहाँ पर रवैया रहा है? हमने देखा है कि चाहे वो चीनी है, गेहूं है, दालें हैं, तेल, खाने के तेल हैं, सभी जगह पे समय समय से काफी सारी मूव्स, मेजर्स हमने आते हुए देखे हैं ताकि प्राइसेस यहाँ पर कंट्रोल में रहे हैं। अब जो दालों को लेकर यहाँ पर बयान आया है उसे आप कैसे रीड करेंगे? बिल्कुल, सरकार काफी चिंतित है, वो तो साफ दिख रहा है हमें, मगर ये क्या इतना बड़ा चिंता का विषय है, ये भी एक सवाल है। क्योंकि जितना भाव बढ़ता है उतना किसान को एक अच्छा मूल्य मिलता है, तो ये हमें मानकर चलना पड़ेगा। दूसरा एक है कि इस मार्केट में सिर्फ एक कहावत है, गुजराती में कहते हैं भाव भगवान छे, प्राइस इज द अल्टीमेट रियलिटी। तो इस अब अरहर या तुअर, पीजीएनपी का भाव बढ़ते जा रहा है। मैं मानता हूं इसका ये रिफ्लेक्शन, ये तो डिमांड सप्लाई फंडामेंटल का एक रिफ्लेक्शन है। तो मैं ये भी मानता हूं और मैं कई बार लिख भी चुका हूं कि सरकार के जो उत्पादन के आंकड़े हैं मैं उससे सहमत नहीं हूं, वो जरा स्लाइटली एग्जैजरेटेड नंबर्स है। आप खरीफ फसल देख लीजिए या रबी फसल देख लीजिए, नंबर वन। नंबर टू, मैं लगभग सितंबर फर्स्ट वीक में ही लिखा था, जब सरकार के फर्स्ट एस्टिमेट आए थे 22-23 का, एंड ऑफ सितंबर, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, मैंने बताया था कि 85 लाख टन का ही उत्पादन होगा। और हर एक दाल में मैंने जो एस्टिमेट 20 दिन पहले दिया था, तो सरकार के आंकड़े वर वेरी वेरी क्लोज। दिस इज नंबर वन। दूसरा, हमारा देश में कोई डिमांड का एस्टिमेशन बहुत मुश्किल है, डिमांड एस्टिमेशन करना। और तीसरा है, मैं इसे कहता हूँ सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारा देश में सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम बहुत चल रहा है, एयरपोर्ट, सी पोर्ट, फ्लाईओवर, वो सब चल रहा है। सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? डेटा कैप्चर, डेटा एनालिसिस एंड डेटा डिसेमिनेशन, ये जरा कमजोर है। तो इसे मजबूत बनाना है हमें। जब तक सरकार का पास डेटा नहीं होता है तो उनके जो इंटरवेंशन होते हैं वो डेटा ड्रिवन नहीं होते हैं। सिर्फ दे लुक एट द प्राइस, फिर बता देते हैं कि हम ऐसे पॉलिसी इंटरवेंशन कर रहे हैं। मेरा सुझाव है सरकार को, इसके बारे में बोला हूँ, लिखा हूँ कि सरकार का जो रिएक्टिव है, ये प्रोएक्टिव होना चाहिए। इसके लिए उनको डेटा कैप्चर का एक
एक इंस्टीट्यूशन या एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए, वो उसका हमें स्थापना करना है ताकि डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग होगा सरकार से। ओके, तो मेरा दूसरा फॉलोअप सवाल यही है कि अगर हम अगला एक साल देख रहे हैं जो कि इलेक्शन वाला साल है, जहां पर फेस्टिवल्स हैं, जहां पर हम जानते हैं कि वी आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स येट, अभी भी चिंताएं हैं, एल निनो एक सामने खड़ी हुई एक चिंता यहाँ पर है, अगले एक साल के लिए आपका क्या सुझाव है, किन चीजों पर ध्यान रखना चाहिए, क्या कुछ किया जा सकता है? बिल्कुल, आप दलहन के बारे में बोलते हो तो जरूर एल निनो इफ इट बिकम्स रियलिटी तो जरूर अगला जो खरीफ सीजन होगा 23-24 उस पर असर पड़ेगा। एंड फॉर मी बहुत एक स्कैरी सिचुएशन है। पहले ही जैसे मेरा स्पीच में मैंने बताया पल्स कॉन्क्लेव में, पिछले 3 या 4 साल से खरीफ का उत्पादन स्टैग्नेट हुआ है और अगला साल अभी एल निनो होगा 6 महीने में तो और भी 80 लाख टन से भी घट सकता है नीचे। तो उसका मतलब है प्राइसेस विल फ्लेयर, इन्फ्लेशन बढ़ेगा और विश्व बाजार में इतना अरहर नहीं है। म्यांमार में है, ईस्ट अफ्रीका में है। म्यांमार का माल अब लगभग खत्म हो चुका है, ईस्ट अफ्रीका का माल आएगा अगस्त से। तो आई थिंक एक 3-4 महीना एक वैक्यूम रहेगा जब भाव बढ़ना ही है। व्हेन देयर इज अ डिमांड सप्लाई मिसमैच तो इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। वी नीड टू हैव लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस। तो सिराज जी, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस अब यहाँ पर क्या होने चाहिए? देखिए, पल्सेस के लिए गवर्नमेंट के पास तकरीबन 500 करोड़ का प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड अवेलेबल है। हालांकि उसका बजटरी एलोकेशन 1 लाख रुपए है इस साल, लेकिन उनके पास एक्यूमुलेटेड फंड्स हैं। तो गवर्नमेंट अगर चाहेगी तो गवर्नमेंट अपने स्टॉक में भी एक बफर स्टॉक क्रिएट कर सकती है। अभी तक तो गवर्नमेंट ने जीरो ड्यूटी पे इंपोर्ट अलाउ किया हुआ है, जो कि मैं समझता हूँ बहुत अच्छा फैसला है। मैं समझता हूँ कि अभी एल नीनो के बारे में कोई प्रेडिक्शन करना प्रीमेच्योर होगा और अगर रबी की क्रॉप अच्छी रहती है तो अगले साल में हम फूड इन्फ्लेशन बहुत हाई नहीं देखते हैं। खासतौर से एडिबल ऑयल्स में ये उम्मीद की जा सकती है कि प्राइसेस मॉडरेट रहेंगे। अगर वीट की क्रॉप ठीक आती है तो वीट में भी पिछले साल में बहुत हाई इन्फ्लेशन हुआ है, वो इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहने की उम्मीद है। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि फूड इन्फ्लेशन इलेक्शन से 1 साल पहले के साल में ठीक ही रहने की उम्मीद है। आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? जरूर। गेहूं को लेकर के मुझे बहुत चिंता है। मैं ऑन ए डेली बेसिस टेम्परेचर ट्रैक करता हूं एवरी डे और 1 फरवरी से लेकर के 15 दिन 16 दिन हो गया, एवरी डे एवरेज टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, खास करके नॉर्थ इंडिया में। नंबर 1। नंबर 2, हमारा जो गेहूं है इज एट द लिमिट ऑफ हीट टॉलरेंस। इसके बारे में कम से कम 10 साल 12 साल से मैं लिखते आ रहा हूं और बोलते आ रहा हूं। क्या हम रिसर्च कर रहे हैं उसके बारे में मुझे पता नहीं, बट वेरी डेफिनेटली इट्स एट द लिमिट ऑफ हीट टॉलरेंस। पिछले साल क्या हुआ आप जानते हो, वो वैसा होने का खतरा है, जोखिम है इस साल भी। गॉड विलिंग नहीं होना चाहिए, मगर हम उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। रिस्क इज लूमिंग, तो उसके लिए हम रिस्क मैनेजमेंट के लिए क्या पॉलिसी अपनाना है उसके बारे में हमें सोचना है, क्योंकि इस साल ओपनिंग स्टॉक बहुत कम रहेगा। और पिछले साल जो प्रोक्योरमेंट 50% से भी कम हुआ था, इस साल भी इफ प्रोडक्शन अफेक्ट हो गया तो उससे भी ज्यादा कम हो सकता है। दैट इज हाईली इन्फ्लेशनरी। शायद हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो वी हैव टू बिल्ड सिनेरियोस और हर एक सिनेरियो में हमें व्हाट इज अ फॉल बैक पोजीशन, क्या स्ट्रेटेजी अपनाना है, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। ये तो गेहूं की बात है। जहां तक दालों की बात है सिराज जी, हम प्रोटीन को बहुत बड़ा यहाँ पर पुश दे रहे हैं। सरकार ने बफर स्टॉक बनाना शुरू कर दिया है। बात अब लेंटिल्स की भी होती है, मिलेट्स की भी यहाँ पर होती है। तो ओवरऑल जो ग्रोइंग स्ट्रैटेजी हमने यहाँ पर आते हुए देखी है प्रोटीन और दालों को लेके, उस पर आगे जाकर अब क्या करने की जरूरत है? देखिए, प्रोटीन का जो कंजम्पशन हमारे गरीब तबके में है वो बहुत कम है, जो रिकमेंडेड लेवल है उससे आधा भी नहीं है। तो ये तो बात अपनी जगह बहुत अच्छी है गवर्नमेंट की पॉलिसी कि हम मिलेट्स का कंजम्पशन बढ़ाएं, हम पल्सेस का कंजम्पशन बढ़ाएं, और जाहिर है कि उसके लिए
खाली अवेलेबिलिटी से फर्क नहीं पड़ता बल्कि अफोर्डेबिलिटी भी उतनी ज़रूरी है। तो अब क्योंकि रूरल इकोनॉमी में काफ़ी प्रॉब्लम्स कई सालों से रही हैं, हालांकि इस पिछले कुछ महीनों में पिकअप हुई है, रूरल वेजेस भी पिकअप हुए हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि नरेगा में गवर्नमेंट ने जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं उसका क्या इम्पैक्ट होगा। एक्टिविस्ट का कहना है कि उससे नरेगा का एम्प्लॉयमेंट घट जाएगा। तो ये अगर जाहिर है एम्प्लॉयमेंट घटेगा तो फिर जाहिर है वो प्रोटीन का कंजम्पशन सबसे पहले कम होगा, क्योंकि वो सबसे महंगा आइटम है। एक चीज जो आप दोनों से ही जानना चाहेंगे, और सिराज जी आपसे शुरू कर लेती हूँ। जहां तक दालों की बात है, जिस तरह की उठापटक हमने यहाँ पर आते हुए देखी है, एंड द फैक्ट कि आत्मनिर्भरता की बात यहाँ पर की गई, दालों का प्रोडक्शन भी यहाँ पर बढ़ा है, लेकिन जिस तरह से हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ते हुए देखी, चाहे वो फ्रेट है, फर्टिलाइजर है, किसान की तरफ से भी जो यहाँ पर बीज है, उत्पादन है, सभी में हमने बढ़त आते हुए देखी है, एंड अकॉर्डिंगली एमएसपी में भी बढ़त आते हुए देखी है। अब यहाँ से जिस तरह की चिंताएं और भी आगे जाकर हैं, आप कितना चिंतित होंगे दालों के भावों को लेकर? कितनी बढ़त देखने को मिल सकती है? देखिए, अगले 1 साल के लिए जैसा कि मैंने कहा बहुत ज्यादा फिक्रमंद मैं नहीं हूं, लेकिन दालों में एक टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू की जरूरत है। वो ब्रेक थ्रू हमें चने में मिला है। अगर अब से आप 15 साल पहले कंपेयर करें तो हमारा चने का प्रोडक्शन बहुत कम होता था। इक्रीसैट के कोलैबोरेशन से नया सीड आया और उसकी वजह से चने का प्रोडक्शन पहले पंजाब हरियाणा नॉर्थ इंडिया में होता था, बाकी वेस्ट इंडिया में साउथ इंडिया में भी चने का प्रोडक्शन होने लगा। तो वो टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू हमने शुगर केन में देखा, हमने राइस में देखा 1121, पूसा 1509। तो कई चीजों में वो टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू आ चुका है। पल्सेस में उसके हम इंतजार में हैं। चंद्रशेखर जी, दाल रोटी, और रोटी तो आपने बताया ही, दाल की चिंता कितनी है? बिल्कुल, मैं ये समझता हूं कि वी शुड नॉट रिमेन स्मग, यानी कि एक फील गुड फैक्टर हम खुद एक ऐसे तैयार कर करके वी शुड नॉट फील गुड। हमें हर टाइम वी हैव टू रिमेन वेरी फोकस्ड कि हमें क्या करना है। मैं देख रहा हूं आगे जाकर के 3, 4, 5 साल 2030 तक ये जो जमीन लैंड अवेलेबिलिटी फॉर पल्सेस काफी स्टैग्नेट हो जाएगा। अभी हो चुका है, खास करके खरीफ सीजन में, और ज्यादा जमीन नहीं मिलेगा, क्रॉप कंपटीशन होगा। और मगर दूसरी तरफ है डिमांड, तो वी नीड टू बैलेंस इंक्रीज प्रोडक्शन एंड इंक्रीज डिमांड। उसके लिए हमें जैसे कि सिराज भाई ने बताया, मल्टीपल टेक्नोलॉजीज, सीड में तो ब्रेक थ्रू जरूर चाहिए, बट टू इंक्रीज यील्ड्स और किसान को सही भाव मिलना चाहिए और सही उत्पादन बढ़ना चाहिए सही ढंग से। तो मल्टीपल टेक्नोलॉजी चाहिए हमें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, मल्टीपल टेक्नोलॉजीज को हमें अपनाना पड़ेगा। उसका असर तुरंत नहीं दिखेगा, 3-4 साल तो लग जाएगा उसका असर दिखने में। और सप्लाई चेन जो आज काफी इनएफिशिएंट है, उसे भी एफिशिएंट बनाना पड़ेगा विद डिजिटाइजेशन वगैरह वगैरह। जी हाँ, तो काफी कुछ किया गया है, लेकिन बहुत कुछ करने की जरूरत है, एंड वी आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स। चाहे वो वेदर को लेकर हो, चाहे चिंताएं इनपुट कॉस्ट को लेकर हो, अभी भी काफी कुछ यहाँ पर करने की जरूरत है। चंद्रशेखर जी, सिराज जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। ये तो बात हुई पॉलिसीज की और आगे जाकर क्या कुछ टैकल करना रह सकता है, लेकिन ब्रेक के बाद ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर सरकार ट्रेडर्स को कहती है, इंडस्ट्री को ये कहती है कि भाव कंट्रोल में रहने चाहिए, तो ट्रेडर्स इसके लिए क्या कर सकते हैं, किस तरह का आउटलुक है, बताएंगे आपको। स्वागत है आपका, और बात हम यहाँ पर दालों की कर रहे हैं। हमारे साथ अब यहाँ पर मौजूद हैं दीपक पारेख और कृष्णेंदु सहायता। बहुत शुक्रिया आप दोनों का साथ में जुड़ने के लिए। दीपक, जिस तरह से आज पूज सखी ने यहाँ पर कहा कि दालों पर नजर रखने की जरूरत है, स्पेशली तुअर, ट्रेड देख ले, इंडस्ट्री देख ले, भाव यहाँ से बहुत नहीं बढ़ने चाहिए। जिस तरह के फंडामेंटल्स हैं, जहां पर अवेलेबिलिटी कम है, मांग ज्यादा है, बीच में एक डेफिनेटली गैप है, ऐसे समय में इंडस्ट्री कैसे ध्यान रखती है, क्या देखती है? सेक्रेटरी ने जो बोला उसके अंदर डायग्नोसिस सही था, प्रिस्क्रिप्शन गलत था। ओके। सो हम सब जानते हैं कि डिमांड इज रफली 4.5 मिलियन, वो भी मुझे लगता है कि अंडर एस्टिमेटेड है। सप्लाई उससे 10 लाख टन कम है जी। अब इसमें ट्रेडर तो उगाता नहीं है, उगाते किसान है। किसान को प्रोत्साहित सरकार को करना चाहिए। ट्रेडर इतना ही करता है। अगर आप टोटल ट्रेडर के पास अगर अवेलेबिलिटी भी देखें तो ये जो 1 मिलियन मेट्रिक टन का जो गैप है, उसका हार्डली 8% ट्रेडर के पास है। अब वो 8% के अंदर वो कितना मैनेज करे, या तो ये कर सकता है ट्रेडर कि अपने घर से पैसा लेके महंगा खरीद के सस्ता बेचे, वो मेरे को लगता नहीं है पॉसिबल है। सो आई अप्रिशिएट सेक्रेटरी वाज वेरी ऑनेस्ट कि दैट देयर इज अ चैलेंज,
हमको नजर भी रखनी है, हमें रोकना भी है, लेकिन आई बिलीव के ये सारा का सारा ट्रेडर पे डाल देना कि ट्रेडर हैज टू प्ले विद द स्ट्रेट बैट, दे आर प्लेइंग विद द स्ट्रेट बैट। अब बॉल ही ज्यादा स्पिन हो रही है तो इसमें ट्रेडर कुछ नहीं कर सकता। पिच सरकार बनाती है तो एंश्योर सरकार को करना है कि पिच ज्यादा स्पिन नहीं हो। एंड मेरा रिकमेंडेशन तो ये होगा कि वी फोकस मोर ऑन हाउ वी एंश्योर दैट अवेलेबिलिटी बढ़े, और अवेलेबिलिटी के लिए एक ऑप्शन इज डेफिनेटली इंपोर्ट। सेकंड ऑप्शन इज टू हाउ, इस साल तो हो गया जो हो गया, लेकिन सप्लाई चेन लॉसेस बहुत ज्यादा हैं। हाउ गवर्नमेंट कैन एंश्योर कि जो 4.5 से 5% सप्लाई चेन लॉस होता है उसको अगर हम कर्टेल कर पाते हैं तो जो सरकार की समस्या है वो काफी हद तक कम हो सकती है। आई बिलीव शूटिंग ए मैसेंजर इज नॉट राइट वे। ओके, कृष्णेंदु आपका क्या कहना है? मनीषा जी, 2 और 3 पॉइंट्स मेरे को यहाँ पे बताना चाहिए। यहाँ पे आप सबको मालूम है इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, इंपोर्टर ऑफ पल्सेस। जब देसी तुअर मार्केट में आ रही है तभी भाव पीक में है, भाव हाई है। इज दैट अ गुड थिंग? हमारे हिसाब से यस। उसका पूरा बेनिफिट फार्मर को जाएगा। यस, आगे चल के 1 महीने के बाद देयर मे बी अ शॉर्टफॉल। सबको मालूम है कि इंडिया की क्रॉप तुअर की थोड़ी में भी 10 या 15% कम रहेगी, पर भाव ऊंचे जा रहे हैं एट अ टाइम जब देसी तुअर मार्केट में आ रही है। द स्क्वायर एंड द कंप्लीट बेनिफिट इंडियन किसान को जा रहा है, विच अकॉर्डिंग टू द मार्केट, यस, इट इज इन पार्ट अ गुड थिंग एज वेल। ये भी लग रहा है कि ट्रेडर शायद उसको खरीद रहा है अच्छे जोर शोर से, क्योंकि उसको पता है कि फसल कम है। Yes and no, Manisha ji. There are 2 aspects to that. The Indian consumer, we are underestimating the intellect of the Indian consumer. Indian consumer is extremely smart. जहां पे तुअर के भाव बढ़ जाते हैं, मसूर ज्यादा कम है, the Indian consumer will shift to मसूर दाल. We have festival demand coming up. मसूर ज्यादा सस्ती है at the moment. The consumer will shift some consumption to मसूर. So yes, there is a minor shortfall in तुअर. थोड़ी shortfall रहेगी, but that will be met by the increased consumption of मसूर. तो अगर आवक के समय में तुअर तेज है, जब आवक बंद हो जाएगी फिर क्या होगा? अभी सरकार ने तो बता ही दिया है, लोग डरेंगे थोड़ा सा। सो डेफिनेटली सी स्पेकुलेटिव इंटरेस्ट वोंट बी देयर फॉर श्योर, दिस मैसेज इज लाउड एंड क्लियर। लेकिन शॉर्टफॉल तो है, राइट? सो वी कैन नॉट ब्रश इट असाइड। देयर इज अ शॉर्टफॉल। जो आप 10% बोल रहे हैं, मेरा एस्टिमेट है कि 15 से 18% देयर इज अ शॉर्टफॉल। सो व्हेन वी सी 18% शॉर्टफॉल। सेकेंडली अदर मार्केट्स की भी अगर आप बात करें जहां से हम इंपोर्ट करते हैं, वहां भी हालात बहुत अच्छे नहीं है। सो द चैलेंज इज देयर इन इंटरनेशनल पार्ट ऑल्सो। सो जब अराइवल्स दिख ही कम रहे हैं, सो आई बिलीव कितनी भी कोशिश करें भाव मजबूत होंगे। अगर शॉर्टफॉल 10 से 18% है, भाव कितने यहां से और मजबूत हो सकते हैं, इवन विद द वार्निंग जो सरकार ने आपको दी है? आई बिलीव एटलीस्ट 18 to 20% अपसाइड पॉसिबल इन तुअर। कृष्णेंदु, आप क्या कहेंगे? आई थिंक द मार्केट्स विल स्टे फ्लैट, क्योंकि अभी वी आर इन अ सिनेरियो जब देसी तुअर बढ़ रही है, म्यांमार की तुअर आएगी, नेक्स्ट क्रॉप इन द मार्केट विल बी सूडान, एंड गवर्नमेंट के पास अंदाजन करीबन 1 लाख टन माल है। सो यहां से ज्यादा अपसाइड कम नजर आ रही है, स्पेशली गिवन द गवर्नमेंट्स क्लियर वार्निंग इन द सैंड। ओके, ठीक है, तो फ्लैट से तेज ही भाव रहेंगे, नीचे तो नहीं आने वाले। एक से ऐड करता हूं मैं, सी फॉर टेम्परेरी फेज दिस मैसेज वुड बी हर्ड। See, but end of the day, fundamentals जो हैं, which are stacked against, right, the current scenario. So आप कितना भी कोशिश करें, I believe like rather than the traders now speculative interest of the government, right, by giving the messages, right, वो लंबा नहीं चलता है। In this commodity market we have seen for decades, right, end of the day the actual वो अटक जाता है, आप बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, एक लेवल पे जाके आपको लगेगा अटक जाएगा। Exactly, so what I'm saying that speculative on other side नहीं होगा, एक साइड से तो हो चुका है, आज it started, the game has started, right, लेकिन other side से नहीं होगा, so you'll find that for temporary, right, थोड़ा सा गिरेगा भी, थोड़ा लोग बैक ऑफ भी करेंगे, but eventually somebody said in Gujarati term के भाव is the king, right? So it is market will decide, and I believe market will be, as he said, possibly flat if we are lucky, but I see it moving pretty decently, steeply upside. ठीक है, आज तुअर ने बहुत फुटेज खाई है, लेकिन बाकी दालों को बुरा नहीं लगना चाहिए। तो अगर बाकी पल्सेस एज सेक्टर की बात करें, यहाँ पर आपको ज्यादा कहाँ चिंता है, या फिर आपको लगता है तुअर छोड़ के बाकी दालें ठीक ठाक हैं? बाकी दालें बहुत अच्छी चल रही हैं। इनफैक्ट आई सी के थोड़ा सा हमारा एक्सपोर्ट भी शायद, राइट, इन चना सेक्टर बढ़ने वाला है, राइट। गुजरात में काबुली मैंने पहली बार देखा है, वेरी ब्यूटीफुल क्वालिटी, राइट। सो आई एम सीइंग, जैसे अभी सिराज जी बोल रहे थे, लाइक वी हैव डन सम टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन इन चना एंड ऑल दैट। दिस इज वेयर आई बिलीव लाइक गवर्नमेंट इफ दे वांट लाइक इन लॉन्ग टर्म breather, they have to invest more on technology in the sector. और आप कैसे देखेंगे दालों को ओवरऑल? Manisha ji, all other dals, no problems or no complaints. Everything is doing great in terms of pricing,
And yes, when all other dals are doing good in terms of pricing, तभी consumer shift करेगा towards से मसूर में जाएंगे. So automatically there will be a balancing effect in supply and demand. चलिए, भाव भगवान है और कंज्यूमर को बहुत अकल है, तो यही एक चीज है जो हमें दालों में यहाँ पर देखने को मिल रही है. दीपक कृष्ण हिंदू, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए. फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत. नमस्कार.